नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। साहू समाज के एक सांसद के लिए पार्टी ने मन बना लिया है। आने वाले दिनों में 2 से 4 जुलाई को जब हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, वहां से छत्तीसगढ़ की राजनीति की दशा और दिशा के लिए कार्यक्रम तय किए जा चुके हैं। एक चुनाव समिति बनाई जा रही है जिसका अध्यक्ष भी एक मजबूत नेता होगा। उस टीम में ढेर सारे तेज तर्रार नेताओं को शामिल किया जा रहा है। कुछ सांसद भी इसमें शामिल रहेंगे। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 51% ओबीसी आबादी है। इस आबादी में से सबसे ज़्यादा तकरीबन 18 से 19% साहू समाज के मतदाता हैं। इस संख्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने साहू समाज का एक नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने का मन बनाया है। हालांकि 2001 में जब पहला अध्यक्ष बनाया गया था नए छत्तीसगढ़ के निर्माण के साथ, वो थे ताराचंद साहू, जो दुर्ग के सांसद थे। इसके बाद अब 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी 21 साल बाद साहू समाज का एक नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने का मन बनाया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति की डोर यहाँ की ओबीसी आबादी के पास होती है। ओबीसी वर्ग के ही भूपेश बघेल, जो कि कुर्मी समाज से आते हैं, वे इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। कुर्मी समाज की एक बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन सबसे ज़्यादा आबादी साहू समाज की है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी साहू समाज का ही प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में लंबे समय से भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता मांग कर रहे थे कि नया प्रदेश अध्यक्ष दिया जाए। विष्णुदेव साय, जो कि जून 2002 में तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उनका कार्यकाल भी 2 साल का पूरा हो चुका है। आदिवासी मतदाताओं को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव जैसा एक अहम पद एक युवा आदिवासी को देने का मन बना लिया है। हालांकि इसके पहले छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय महासचिव के रूप में सरोज पांडे को बनाया गया था और इसके बाद अब एक बार फिर राष्ट्रीय महासचिव किसी युवा आदिवासी को देने का मन बनाया गया है। आदिवासियों की संख्या छत्तीसगढ़ में तकरीबन 31% है। विधानसभा में 29 सीटें आदिवासी मतदाताओं के लिए आरक्षित है। विधानसभा में 90 में से 29 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। 51 सीटें अनारक्षित है। इन सीटों में से 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने 90 में से 14 साहू उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि एक उम्मीदवार ही सफल हो सका, जबकि कांग्रेस ने 8 उम्मीदवार उतारे थे और 5 में सफलता मिली। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही साहू मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने की कोशिश करती रही। शुरुआती सफलता भी मिली। 15 साल तक, जब तक डॉक्टर रमन सिंह का कार्यकाल था, तब उन्हें साहू समाज का लगातार सहयोग मिलता रहा। लेकिन 2018 के बाद से पासा पलट गया। साहू समाज का झुकाव कांग्रेस की तरफ देखा गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने साहू समाज के कद्दावर नेता मोतीराम साहू को सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन से उतारा था। कांग्रेस ने भी साहू समाज की अहमियत को ध्यान में रखते हुए ताम्रध्वज साहू को गृह विभाग और लोक निर्माण विभाग जैसा अहम दायित्व दिया और तेलघानी बोर्ड का भी निर्माण किया, जिसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए संदीप साहू। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के रणनीतिकार इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में ओबीसी की क्या अहमियत है और ओबीसी में खासकर साहू मतदाता जिसके तरफ होगा, पलड़ा उसी का ही भारी माना जाएगा। अगले साल यानी 2023 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव समिति की भी दशा दिशा लगभग तय हो गई है। समिति में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, इन नामों की सूची भी हमारे पास है, लेकिन हम पुष्ट जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से पहले स्थानीय स्तर पर तैयारियां की जा रही है। कुछ मान मनोबल अभी बाकी है। थोड़ा समय और इंतजार कीजिए, हम और भी जानकारी आपको राष्ट्रपोस्ट के माध्यम से देंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी हालातों की अंदर की जानकारी है जब हम लगातार प्रस्तुत करते रहे, तब हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने ओपी चौधरी का भी उल्लेख किया। ओपी चौधरी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मन बनाया है।
विधानसभा चुनाव के पहले उनके लिए कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी तय नहीं की जा रही है। उनका चेहरा और उनकी छवि पर लाभ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। हाल में ही उनके विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर का कारण बताया गया कि 18 मई को उन्होंने सोशल मीडिया में कोरबा के गेवरा द्वीप का कोयला खदान से कोयला चोरी की एक वीडियो को पोस्ट किया, जिसमें हजारों लोग कोयला चोरी करते हुए ले आते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सिस्टम पर प्रश्न उठाया। इसे लेकर पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया और वहां अंदरूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई। लेकिन अचानक राजनीतिक घटनाक्रम बदला। 3 हफ्ते बाद उनके विरुद्ध कोरबा के बांकी मोगरा थाना में एफआईआर दर्ज हो गई। आरोप किसी युवा कांग्रेस के नेता की ओर से लगाया गया कि उन्होंने फर्जी खबर पोस्ट की है। तब एसपी भोजराज पटेल के निर्देश पर आखिरकार एफआईआर दर्ज हो गई। अब इस एफआईआर को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसका विरोध किया गया, जो स्वाभाविक भी था, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी खुलकर इस बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। हालांकि शिकायतकर्ता युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। अपने विरुद्ध हुई एफआईआर के विरोध में ओपी चौधरी ने एक फेसबुक पोस्ट किया और वीडियो के माध्यम से उन्होंने अपनी बातें रखी और सीधे सरकार को चुनौती दी। इस तरह से आगे और भी कई बड़े घटनाक्रम होने वाले हैं। ढेर सारी कार्रवाइयाँ प्रस्तावित है और कुछ स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आने वाले हैं। कुछ रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास, ढेर सारी जानकारियां चल कर आ रही है। हम आपसे जरूर साझा करेंगे। अगर आप ऐसी ही खबरों के साथ बने रहना चाहते हैं तो कृपया राष्ट्रबोध को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय दीजिएगा, ताकि ऐसी ही ढेर सारी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक खबरों से हम आपको जोड़े रखें, लगातार अपडेट रहें। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। नमस्कार।